हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ मंजू गंडा। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग होता क्या है। इसका मीनिंग करते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है। आउटपुट कॉस्टिंग इज दैट मेथड ऑफ कॉस्टिंग in which costs are ascertained per unit of the one product in a continuous manufacturing activity। यानी आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग उस इंडस्ट्री में अपनाया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होती है, यानी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोडक्शन का काम लगातार चलता रहता है। वहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी वस्तु की जो पर यूनिट कॉस्ट है, क्या टू असरटेन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट, तो किसी भी वस्तु की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग के मेथड को यूज करते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यदि हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है। सबसे पहले हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी और उसे यदि हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी में, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी जिसमें लगातार प्रोडक्शन चलता रहता है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है जहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी समान तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक जैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है। और दूसरा उसकी कंडीशन है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, यानी लगातार चलते रहना चाहिए। तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग के मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड को सिंगल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। सिंगल कॉस्टिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेथड उन इंडस्ट्रीज में अपनाया जाता है जो कि सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या करती है, जो एक ही तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट, इस मेथड को हम यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसको यूनिट कॉस्टिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम वस्तु की पर यूनिट कॉस्ट क्या निकालते हैं, हम वस्तु की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, इसे आउटपुट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इसे आउटपुट कॉस्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हम टोटल आउटपुट की यानी टोटल प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट भी इस मेथड में कैलकुलेट करते हैं। तो एक ही मेथड है जिसे हम यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं, आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं और सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशन, पहले डेफिनेशंस क्या है, वेल्डन की, जे वेल्डन की डेफिनेशन है। इसमें क्या है, Production cost accounting or unit cost accounting is such a method of cost ascertainment which is based on production unit। ये cost कैलकुलेट करने का या लागत निकालने का वो मेथड है जो प्रोडक्शन की यूनिट के ऊपर बेस्ड है, यानी जिसमें हम प्रोडक्शन की एक यूनिट की यानी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। इट इज एप्लीकेबल वेयर द प्रोडक्शन वर्क इज डन कंटिन्यूसली। ये कहाँ अपनाया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन लगातार चलती रहती है। यूनिट्स आर ऑफ सेम टाइप और मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिकल, और ये जो यूनिट बनाए जा रहे हैं यानी वस्तुएं बनाई जा रही हैं वो सेम तरह की होती हैं, समान किस्म की होती हैं और आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वाल्टर डब्ल्यू बिग की। वाल्टर डब्ल्यू बिग क्या कहते हैं, Unit costing is a method of costing applied to ascertain the cost per unit of production where the standard and identical products are manufactured। ये क्या कहते हैं कि यूनिट कॉस्टिंग का मेथड कहाँ अपनाया जाता है, जहाँ पे हमें प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, यानी एक इकाई की लागत हमने
निकालनी हो किसी वस्तु की, वहाँ पे हम यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। जहाँ पे जितनी भी इकाइयाँ बन रही हैं, यानी जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो स्टैंडर्ड टाइप के हों यानी प्रमापित किस्म के हों और समान हो, आइडेंटिकल हो, वहाँ पे हम यूनिट कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं। From the above definition, it is clear that single costing is a method of costing adopted by those undertaking which produce only one product by a continuous manufacturing activity। तो इन डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि जो सिंगल कॉस्टिंग सिस्टम है या यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम है, उन इंडस्ट्रीज में, उन उद्योगों में अपनाया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूस होती है यानी लगातार चलती रहती है, और वो उद्योग जो सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी जिसमें एक समान किस्म के वस्तु का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे हम सिंगल कॉस्टिंग के सिस्टम को यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही किस्म के वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो हो सकता है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक ही तरह का हो, लेकिन वो साइज में अलग हो सकता है, ग्रेड में अलग हो सकता है, कलर में अलग हो सकता है। ठीक है। The example of industries which make use of this method of costings are brick, sugar, cloth, coal, cement, etc. तो वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग का मेथड यूज़ किया जा सकता है वो है ब्रिक इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री, कोल, सीमेंट एक्सेट्रा। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम यूनिट कॉस्टिंग के मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग। आउटपुट कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इसके कुछ सर्टेन उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य है टू असरटेन द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट एज वेल एज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, यानी जो भी वस्तुएं हम बना रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट को यानी उसकी कंप्लीट लागत को, पूरी लागत को कैलकुलेट करना और पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन प्रोडक्शन। जो भी वस्तुओं का उत्पादन हम कर रहे हैं उस उत्पादन पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसे कैलकुलेट करना, असरटेन करना इसका उद्देश्य है। टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर बाय नेचर। किसी वस्तु को बनाते समय जितने भी खर्चे हम करते हैं, जितने भी तरह के खर्चे होते हैं, उसको नेचर के आधार पे डिवाइड करना, यानी उनको उनकी प्रकृति के आधार पे उनको क्लासीफाई करना, उसका वर्गीकरण करना। इसके अलावा क्लासीफाई देम इनटू एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें उनको उनके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के आधार पे क्लासीफाई करना चाहिए। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हम पहले कर चुके हैं। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो खर्चों को, जितने भी खर्चे हैं उनको एलिमेंट वाइज क्लासीफाई कर देना, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना। एंड नो द एक्सटेंट टू विच ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल कॉस्ट। और ये पता लगाना कि टोटल कॉस्ट में कॉस्ट के हर एलिमेंट का कितना योगदान है। जैसे किसी भी वस्तु की कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, हमें पता है कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ये जानना कि टोटल कॉस्ट में मटेरियल का कितना हिस्सा है, लेबर का कितना हिस्सा है, एक्सपेंसेस का कितना हिस्सा है, ये सारी चीज़ें भी असरटेन करना, कैलकुलेट करना, ये यूनिट कॉस्टिंग में ही किया जाता है। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वन पीरियड विद द कॉस्ट ऑफ another period to know the efficiency or otherwise of the production। इसमें यूनिट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक पीरियड की कॉस्ट की तुलना हम दूसरे पीरियड की कॉस्ट से करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा टेंडर प्राइस या कोटेशन कॉल करने के लिए, कोटेशन के लिए भी कोटेशन देने के लिए भी यूनिट कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है। यानी जब भी हमने टेंडर देने होते हैं या कोटेशन भरनी होती है तो हमें एस्टिमेट देना पड़ता है टोटल कॉस्ट का और टोटल सेलिंग प्राइस का, तो वो एस्टिमेशन हम यूनिट कॉस्टिंग की मदद से दे सकते हैं। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू comparative study of cost of any two period or through the comparison of actual cost with the predetermined standard cost।
इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, देखो या तो हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग समय की जो अवधि है उसमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके उसे उसका कंपेरिजन करें। जैसे हमने कॉस्ट शीट बनाई हमने, कॉस्ट कैलकुलेट की कि 2019 में जो कॉस्ट आई किसी प्रोडक्ट को बनाने की वो 250 रुपीज़ की आई, और 2020 में वो जो कॉस्ट आई वो आई 270 रुपीज़ की। ये एनालिसिस, ये फिगर हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें टोटल, यदि हम कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हमें ये फिगर मिला। इन कॉस्ट को कंपैरिजन करना ताकि हम एफिशिएंसी जान सकें कि हमारी एफिशिएंसी 2020 में ज़्यादा थी या 2019 में ज़्यादा थी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। अब हम करेंगे स्पेसिमन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अब तक हमने जो किया। हमने क्या किया कि देखो, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके जितने भी खर्चे होते हैं, उसमें खर्चे होते हैं, हमने क्या करना है यूनिट कॉस्टिंग में, हमने किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए या पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो कॉस्ट शीट क्या है, ये एक्सपेंडिचर्स की समरी है। इसमें जितने भी तरह के खर्चे हम करते हैं किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, जितनी भी तरह के खर्चे हमने किए उनको यदि हम सिस्टमेटिक वे में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कॉस्ट शीट हो जाएगी। तो जितने भी खर्चे किए उसको सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, ये सब किस में किया जाता है, कॉस्ट शीट में किया जाता है। लेकिन कॉस्ट शीट का परफॉर्मा बनाने से पहले या उसका परफॉर्मा समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे कि अब तक हमने क्या किया। देखो, हमने किया अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग में कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में हमें बहुत सारे तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो खर्चे यदि हम उनको उनकी नेचर के आधार पर डिवाइड करें तो वो खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हम कर चुके हैं। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये तीन तरह के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट खर्चे भी हमारे पास तीन तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं पहले कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सीधा सीधा प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, यानी प्रोडक्ट को देखते ही हमें पता लग जाए कि हाँ, इसको बनाने में ये चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। जैसे यदि हम एक पेन देखें तो पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, उसमें इंक यूज़ हुई है, उसमें उसकी निब यूज़ हुई है, वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। वो वर्कर्स जो सीधा सीधा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से, यानी पेन की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, यानी उसकी प्रोडक्शन में लगे हुए थे, उनको जो वेजेस दी वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा कि पेन के ऊपर जो प्रिंटिंग की गई है, पेन के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, उसका जो खर्चा है वो एक्सपेंसेस में आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, देखो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो हम फैक्ट्री में खरीदते तो हैं लेकिन वो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। जैसे फैक्ट्री में हमने ग्रीस परचेज की, ग्रीस का डब्बा आया लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं बना ना। पेन को देख के क्या हमें पता लगता है कि इसको बनाने में हमने ग्रीस यूज़ की, लेकिन ग्रीस हमने खरीदी तो सही ना, मटेरियल तो आया फैक्ट्री में, तो वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा, वो वर्कर्स जो प्रोडक्शन में सीधे सीधे अंगेज नहीं है, जो प्रोडक्शन में का हिस्सा नहीं है, उन वर्कर्स को जितना भी हम वेजेस देते हैं वो लेबर में आ जाता है। जैसे हमने फैक्ट्री में एक मैनेजर रखा हुआ है,
एक मैनेजर हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए रखा हुआ है, उसको जो वेजेस दी। अब मैनेजर का काम क्या करना है, मैनेज करना, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना। वो जो मैनेजर है वो सीधा सीधा पेन की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करेगा, तो मैनेजर को जो हमने सैलरी दी वो इनडायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा एक वॉचमैन रखा हुआ है, एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, इनको जो हमने सैलरीज दी वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, वो एक्सपेंसेस जो सीधे सीधे पेन को बनाने में नहीं लगे, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट है, उसका डेप्रिसिएशन है, उसके इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब ये जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल होगा प्राइम कॉस्ट। और जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके क्या हो जाएगी, ओवरहेड। इसको हम बोलेंगे ओवरहेड्स, यानी ऊपर के खर्चे। यानी ये तो आपके मेन खर्चे हैं जो डायरेक्ट खर्चे हैं, उसके इन मेन खर्चों के अलावा कुछ और ऊपर से खर्चे होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, ओवरहेड्स में। जब हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, मेन यानी ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, प्राइम कॉस्ट है, इसके ऊपर हम ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसका मेन पार्ट प्राइम कॉस्ट होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ये तो माइनर से होंगे, तो इनके ऊपर कंट्रोल कम किया जाएगा, प्राइम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कम किया जाएगा। तो अब कॉस्ट शीट में क्या करेंगे, ये जो हमने खर्चे किए हैं ना, इनको हम एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट शीट बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं इनको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम कॉस्ट शीट का परफॉर्मा देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करेंगे। ये है स्पेसिमन ऑफ, ये सिंपल कॉस्ट शीट का परफॉर्मा है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट का परफॉर्मा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कॉस्ट शीट की हेडिंग होगी कॉस्ट शीट फॉर द मंथ हो, जिस भी समय के लिए बनाया जाए वो मंथ मेंशन किया जाएगा। आउटपुट मेंशन करोगे आप यूनिट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, हमने डायरेक्ट खर्चे किए वो लिखे जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल टोटल पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेज लिख दोगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दोगे। इन सब का टोटल आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ये सब का टोटल क्या है, प्राइम कॉस्ट। अब ये जो ओवरहेड थे, नेक्स्ट हम करते हैं, वापस उसी डायग्राम पे आओ एक बार। ये जो ओवरहेड है ना, ऊपर के खर्चे, ये भी हम तीन लेवल पे करते हैं। ये जो ऊपर के खर्चे होते हैं ये 3 लेवल पे होते हैं। फैक्ट्री लेवल पे होते हैं, ऑफिस लेवल पे होते हैं और शोरूम लेवल पे होते हैं। जो खर्चे फैक्ट्री लेवल पे होते हैं उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे, जो ऑफिस लेवल पे होंगे उनको ऑफिस ओवरहेड कहेंगे, और जो शोरूम लेवल पे होंगे उसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहेंगे, ठीक है। तो जब हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को टोटल कर लिया, हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। तो अब हम इसमें सिस्टमेटिक वे में इन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, फिर इसमें हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। अब वापस से कॉस्ट शीट पे आओ, देखो हमने क्या किया था। अब तक हमने किया डायरेक्ट मटेरियल, इसमें ऐड किया डायरेक्ट वेजेज, इसमें ऐड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अब हम सिस्टम से चलेंगे। सबसे पहले खर्चे किस लेवल पे हुए होंगे, सबसे पहले खर्चे हुए होंगे हमारे फैक्ट्री लेवल पे। तो फैक्ट्री लेवल पे जितने भी खर्चे हुए, देखो फैक्ट्री लेवल पे जितने भी ओवरहेड हुए ये मटेरियल भी होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों तरह के खर्चे जो फैक्ट्री लेवल पे हुए, जिन्हें हम कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, उसे हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड को हम वर्क ओवरहेड भी कहते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसे हम क्या कहेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट में देखो प्रोडक्शन तो यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई,
लेकिन उसके बाद कुछ खर्चे होंगे हमारे जो ऑफिस लेवल पे हुए होंगे। ऑफिस का जो स्टाफ है वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, लेकिन यदि ऑफिस का स्टाफ नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ नहीं हो, मैनेजर नहीं हो तो कोई भी काम नहीं होगा। तो ऑफिस के खर्चों को भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में अब हम ऑफिस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, अब ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होंगे? ऑफिस में देखो स्टेशनरी का खर्चा होगा, कंप्यूटर्स का खर्चा होगा, कंप्यूटर में प्रिंटर का, कार्टेज का, पेपर का खर्चा होगा, और क्या खर्चा होगा? ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट है, ऑफिस में जो फर्नीचर है या मशीन्स पड़ी हैं उनका डेप्रिसिएशन है, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है। तो ऑफिस में भी जो खर्चे हुए वो इनडायरेक्ट मटेरियल पे हुए होंगे, इनडायरेक्ट लेबर पे हुए होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हुए होंगे। तो इन सबको हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अब तीसरे तरह के खर्चे रह गए, कौन से? वो जो हमने शोरूम लेवल पे किए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। शोरूम लेवल पे हमने क्या किया होगा? देखो हमारे सेल्समैन के खर्चे हो जाएंगे, हमारे डिलीवरी वैन के खर्चे हो जाएंगे, शोरूम का जो एक्सपेंडिचर है, शोरूम का जो डेप्रिसिएशन है, शोरूम पे वॉचमैन रखा हुआ है, शोरूम पे सेल्समैन रखे हुए हैं, ये सारे जो खर्चे हैं वो आपके क्या आ जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे यदि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेल दी हुई है। तो यदि हम सेल हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो ये था आपका कॉस्ट शीट का परफॉर्मा, सिंपल बेसिक परफॉर्मा। अब हम करेंगे इसका एक सम, बेसिक सम। ये है, in a factory 1000 unit of product X were manufactured in the month of April 2014। एक फैक्ट्री में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट X की अप्रैल 2014 में। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग पर यूनिट कॉस्ट। हमने ये जो फिगर्स दिए हुए हैं उसके बेस पे हमने एक कॉस्ट शीट बनानी है पर यूनिट कॉस्ट दिखाते हुए। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। अब हमें पता है कॉस्ट शीट क्या है, ये जितने भी खर्चे हैं जब हम उनको सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट शीट बन जाएगी। हमारे पास 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी और पर यूनिट कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम करते हैं कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। तो सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें? 60,000। लिख दो 60,000। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट 60,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 60 रुपये का आपके पास क्या आ जाएगा? पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेज आपको दी हुई है 30,000, तो डायरेक्ट वेजेज हुई 30,000, पर यूनिट हुई 30 रुपये की। कैसे आया? 30,000 को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 10,000 के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, एक यूनिट के हुए 10 रुपये। तो ये आ गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी आई? 1 लाख रुपीज़ की टोटल प्राइम कॉस्ट है और 100 रुपये की पर यूनिट प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ दिए हुए हमें 40,000 रुपीज़ के। 40,000 रुपये के हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिए। 40,000 पर यूनिट हुआ 40 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट कितने की आई? 1,40,000 की। पर यूनिट हुई है 140 रुपये की। इसमें ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमें दिए हुए हैं 10,000 रुपये के। ये दिए हुए ऑफिस ओवरहेड 10,000 रुपये के। इसमें हमने ऐड किए 10,000 रुपये के
ऑफिस ओवरहेड पर यूनिट हो गए 10 रुपये के, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,50,000 की, 150 रुपये की पर यूनिट। अब लास्ट इसमें ऐड करेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि हमें दिए हुए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000 रुपये के। इसे हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। 20,000 रुपये के हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किए, ये हो गए 150 प्लस 20, 170 रुपीज़ पर यूनिट हो गई। 1,70,000 की हमारे पास टोटल कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट शीट से हमें क्या पता लगता है, हमें प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अप्रैल 2011 में हमने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस की, तो कॉस्ट शीट से हमें पता लगा कि ये 1,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट है 1,70,000 रुपये और 1 यूनिट की कॉस्ट आई है 170 रुपये। ठीक है, ये थी कॉस्ट शीट का सिंपल परफॉर्मा। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट शीट में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते, यानी यदि कॉस्ट शीट में वो आपको गिवन है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कौन कौन सी हैं, इनकम टैक्स एंड एडवांस टैक्स, डिविडेंड पेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये आइटम्स वो हैं जिसे हम कॉस्ट शीट के एक्सपेंडिचर्स में नहीं दिखाएंगे। अंडर राइटिंग कमीशन पेमेंट, कैपिटल लॉसेस, expenses for purchasing of fixed assets, loss on sale of fixed assets, interest on capital, abnormal loss of material or labor, cash discount, profit on sale of investment, interest received on investment, share transfer fee, and profit and loss of profit and loss of on valuation of stock। ये कुछ आइटम्स हैं, यदि हमें एक्सपेंडिचर में दिए हुए हैं कॉस्ट शीट बनाते समय तो इन्हें हम कॉस्ट शीट में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं तो हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। ये सारे एक्सपेंडिचर्स फाइनेंशियल अकाउंट में तो नोट होते हैं, कॉस्ट अकाउंट में हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, थैंक यू।